प्रोग्रामिंग भाषा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कंप्यूटर हमारी सामान्य बोलचाल की भाषाओं में लिखे गए प्रोग्रामों को नहीं समझ सकता है। इसके लिए प्रोग्राम्स विशेष प्रकार की भाषाओं में लिखे जाते हैं। इन भाषाओं को कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग भाषाएं कहते हैं। प्रोग्रामिंग भाषाएं निम्न प्रकार की होती हैं। पहला है निम्न स्तरीय भाषाएं, लो लेवल लैंग्वेज। ये ऐसी प्रोग्रामिंग भाषाएं हैं जो कंप्यूटर की आंतरिक कार्यप्रणाली के अनुसार बनाई गई हैं। इनमें प्रोग्राम लिखने वाले व्यक्ति को कंप्यूटर की आंतरिक प्रणाली का ज्ञान होना आवश्यक है। निम्न स्तरीय भाषाओं को भी दो वर्गों में बांटा गया है। पहला है मशीनरी भाषाएं। कंप्यूटर केवल बाइनरी अंकों 0 और 1 के माध्यम से दिए गए निर्देशों को ही समझ सकता है। इन बाइनरी अंकों में बनी प्रोग्रामिंग भाषा को ही मशीनरी भाषा कहा जाता है। दूसरा है असेंबली भाषा। ये ऐसी प्रोग्रामिंग भाषाएं हैं जो पूरी तरह मशीनी भाषाओं पर आधारित होती हैं, परंतु इनमें 0 और 1 क्या श्रृंखलाओं के स्थान पर अंग्रेजी के अक्षरों और कुछ चुने गए शब्दों को कोड के रूप में प्रयोग किया जाता है। इन कोड को निमोनिक कोड कहा जाता है। दूसरा है मध्यम स्तरीय भाषाएं, मीडियम लेवल लैंग्वेज। ये भाषाएं निम्न स्तरीय तथा उच्च स्तरीय भाषा के मध्य पुल का कार्य करती हैं। उदाहरण सी भाषा। तीसरा है उच्च स्तरीय भाषाएं, हाई लेवल लैंग्वेज। उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषाओं में अंग्रेजी के कुछ चुने हुए शब्दों, साधारण गणित में प्रयोग किए जाने वाले चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण बेसिक, कोबॉल, फोर्ट्रॉन आदि। कुछ उच्च स्तरीय भाषाएं तथा उनके अनुप्रयोग क्षेत्र, फोर्ट्रॉन, एल्गोल, लिस्प, कोबॉल, बेसिक, पास्कल, सी++, जावा आदि कुछ उच्च स्तरीय भाषाएं हैं। अब हम देखेंगे भाषा अनुवादक, लैंग्वेज ट्रांसलेटर। ये ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो विभिन्न प्रोग्रामिंग भाषाओं में लिखे गए प्रोग्रामों का अनुवाद कंप्यूटर की मशीनी भाषा में करते हैं। भाषा अनुवादक को मुख्यतः 3 श्रेणियों में बांटा जाता है। पहला है असेंबलर। यह एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो असेंबली भाषा में लिखे गए किसी प्रोग्राम को पढ़ता है और उसका अनुवाद मशीनी भाषा में कर देता है। असेंबली भाषा के प्रोग्रामों को सोर्स प्रोग्राम कहा जाता है। इसकी मशीनी भाषा में अनुवाद करने के बाद जो प्रोग्राम प्राप्त होता है उसे ऑब्जेक्ट प्रोग्राम कहा जाता है। दूसरा है कंपाइलर। यह एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो किसी प्रोग्राम द्वारा उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए सोर्स प्रोग्राम का अनुवाद मशीनी भाषा में करता है। इसके पश्चात प्राप्त कोड को कंपाइल्ड कोड कहलाता है। कंपाइलर सोर्स प्रोग्राम के प्रत्येक कथन का निर्देश का अनुवाद करके उसे मशीनी भाषा के निर्देशों में बदल देता है। प्रत्येक उच्च स्तरीय भाषा के लिए एक अलग कंपाइलर की आवश्यकता होती है। तीसरा है इंटरप्रेटर। यह किसी प्रोग्राम द्वारा उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए सोर्स प्रोग्राम का अनुवाद मशीनी भाषा में करता है, परंतु यह एक बार में सोर्स प्रोग्राम के केवल एक कथन को मशीनी भाषा में अनुवाद करता है और उनका एग्जीक्यूशन करता है। इसका एग्जीक्यूशन हो जाने के बाद ही वह सोर्स प्रोग्राम के लिए कथन या मशीनी भाषा में अनुवाद करता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का आविष्कार वर्ष 1988 में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने किया था। मुख्य रूप से यह एक पैकेज है जो भिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर के संगठन से बना है। ये सॉफ्टवेयर किसी कार्यालय या किसी स्कूल आदि में विशेष रूप से प्रयोग किए जाते हैं, इसलिए इनका नाम MS ऑफिस है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। यह एक प्रकार का वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जिसका प्रयोग किसी डॉक्यूमेंट को बनाने, उसमें कुछ एडिट करने के लिए किया जाता है। यह एक बहुत महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर है जो लगभग सभी कंप्यूटर में MS ऑफिस पैकेज के अंतर्गत उपलब्ध होता है, जैसे वर्ड स्टार, इजी, वर्ड, नोटपैड आदि। MS वर्ड पहला फाइल फॉर्मेट डॉक या .docx होता है। सॉफ्टवेयर वर्ड की विशेषताएं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक प्रचलित वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जिसकी निम्नलिखित विशेषताएं हैं। टेक्स्ट एडिटिंग। यह MS वर्ड में किसी टेक्स्ट को लिखना, लिखे हुए टेक्स्ट को एडिट करना, डिलीट करना
टेस्ट के कंपोनेंट को मॉडिफाई करना आदि कार्य की अनुमति देता है। फॉर्मेट टेक्स्ट, इसके द्वारा एमएस वर्ड में किसी टेक्स्ट या शब्द को अनेक प्रकार के शब्द डिज़ाइन में मॉडिफाई कर सकते हैं। विभिन्न प्रकार के स्टाइल जैसे बोल्ड, इटैलिक का प्रयोग करके टेक्स्ट के अपीयरेंस को बदल सकते हैं। इंडेंटेशन, इसके प्रयोग से टेक्स्ट को पेज बाउंड्री के बीच में चारों ओर से स्पेस कम या ज़्यादा कर सकते हैं। पेज ओरिएंटेशन, इसका प्रयोग किसी टाइप किए हुए टेक्स्ट को क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर पेज में प्रिंट करने के लिए किया जाता है। एमएस वर्ड दो प्रकार के ओरिएंटेशन उपलब्ध कराता है, पोर्ट्रेट ऊर्ध्वाधर ओरिएंटेशन के लिए तथा लैंडस्केप क्षैतिज ओरिएंटेशन के लिए प्रयोग होता है। मेल मर्ज, यह एक एमएस वर्ड की यह वह सुविधा है जिसके द्वारा एक पत्र अनेक व्यक्तियों को भेज सकते हैं। इसमें दो फाइल से सूचनाएं लेकर उन्हें आपस में मर्ज करके वास्तविक डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है। हमने देख लिया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, अब हम पढ़ेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। यह एक पावरफुल स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जो आपके डाटा को व्यवस्थित करने, कैलकुलेशन पूरी करने, निर्णय तक पहुंचने, ग्राफ डाटा प्रोफेशन दिखाने वाली रिपोर्ट तैयार करने, व्यवस्थित डाटा को वेब पर पॉलिश करने तथा रियल टाइम डाटा को एक्सेस करने की सुविधा देता है। इसे वर्कशीट भी कहते हैं। एमएस एक्सेल में स्प्रेडशीट या वर्कशीट बहुत से खानों या सेलों का एक समूह होता है जिन्हें रॉज या कॉलम में व्यवस्थित किया जाता है। एमएस एक्सेल के अतिरिक्त कुछ अन्य स्प्रेडशीट जैसे स्नोबॉल, लोटस 123, एप्पल नंबर्स आदि हैं। एमएस एक्सेल का फाइल फॉर्मेट .xls होता है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, यह एमएस ऑफिस पैकेज के अंतर्गत एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है जिसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने विकसित किया था। पावर पॉइंट एक पूर्ण प्रेजेंटेशन ग्राफिक प्रोग्राम है जो आपको प्रोफेशनल तरीके से प्रेजेंटेशन की सुविधा देता है। पावर पॉइंट फाइल का एक्सटेंशन .ppt या .pptx होता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस एक प्रकार का डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। सॉफ्टवेयर डेवलपर्स माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का प्रयोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए करते हैं। एमएस एक्सेस का फाइल फॉर्मेट .accbd होता है .accdb होता है। डाटाबेस, डाटाबेस सूचनाओं का एक ऐसा व्यवस्थित संग्रह होता है जिसे हम किसी भी सूचना को सरलता से प्राप्त कर सकते हैं। डाटाबेस व्यवस्थित इसलिए होता है क्योंकि इसमें किसी भी डाटा या सूचना को एक निश्चित स्थान पर पहले से तय किए हुए रूप में रखा जाता है जिससे कभी भी आवश्यकता पड़ने पर उसे आसानी से ढूंढकर प्रयोग किया जा सके। डाटाबेस के अवयव, एक डाटाबेस विभिन्न प्रकार के अवयव से मिलकर बना होता है। डाटाबेस का प्रत्येक अवयव ऑब्जेक्ट कहलाता है। डाटाबेस के अवयवों का वर्णन निम्नलिखित है। पहला है टेबल, यह रॉज या कॉलम के टकराव से बने सेलों से मिलकर बनी होती है, कटाव से बने सेलों से मिलकर बनी होती हैं। यह सेल्स टेबल में डाटा को स्टोर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। मुख्य रूप से टेबल फील्ड तथा रिकॉर्ड से मिलकर बनी होती है जिनका विवरण निम्नलिखित है। पहला है फील्ड, टेबल के प्रत्येक कॉलम को फील्ड कहते हैं। प्रत्येक फील्ड का एक निश्चित नाम होता है जिससे उसे पहचाना जाता है, जैसे विद्यार्थी का नाम, शहर, देश, टेलीफोन नंबर आदि। दूसरा है रिकॉर्ड, टेबल की प्रत्येक रॉ को रिकॉर्ड कहा जा सकता है। दूसरे शब्दों में एक रिकॉर्ड एक एंटिटी से संबंधित फील्डों में उपस्थित डाटा का संग्रह होता है। एंटिटी मतलब जैसे वस्तु, व्यक्ति आदि। दूसरा है क्वेरी, हमने डाटाबेस के अवयव में टेबल देखा जिसमें फील्ड और रिकॉर्ड को पढ़ा। अब हम क्वेरी पढ़ने जा रहे हैं, उसका दूसरा पार्ट है। किसी टेबल या डाटाबेस से आवश्यकता अनुसार डाटा को प्रदर्शित करने के लिए जो आदेश दिया जाता है उसे क्वेरी कहा जाता है। किसी क्वेरी के उत्तर में जो सूचनाएं या रिकॉर्ड डाटाबेस प्राप्त किए जाते हैं उसे उस क्वेरी का डायना सेट कहते हैं।
तीसरा है फॉर्म। यह आपकी स्क्रीन पर एक ऐसी विंडो होती है जिसकी सहायता से आप किसी टेबल में भरे गए डाटा को देख सकते हैं, एडिट कर सकते हैं और नया डाटा भी जोड़ सकते हैं। और चौथा है रिपोर्ट। सरल शब्दों में कोई रिपोर्ट एक ऐसा डाटा सेट है जिसे कागज़ पर प्रिंट किया गया हो। डाटा हायरार्की। अब हम पढ़ने वाले हैं डाटाबेस के बाद डाटा हायरार्की। यह डाटा के व्यवस्थित संगठन को एक हायरार्की के रूप में संदर्भित करता है। जैसे बिट्स के बाद बाइट्स आता है, फिर फील्ड्स आते हैं, फिर रिकॉर्ड्स, फिर फाइल्स, फिर डाटाबेस। कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क से हमारा तात्पर्य आसपास या दूर बिखरे हुए कंप्यूटर को इस प्रकार जोड़ने से है कि उनमें से प्रत्येक कंप्यूटर किसी दूसरे कंप्यूटर के साथ स्वतंत्र रूप से संपर्क बनाकर सूचनाओं या आदेशों का या संदेशों का आदान प्रदान कर सके और एक दूसरे के साधनों तथा सुविधाओं को शेयर कर सके। कंप्यूटर नेटवर्क के प्रकार। नेटवर्कों को उनके कंप्यूटर की भौगोलिक स्थिति के अनुसार मुख्यतः निम्न श्रेणियों में बांटा जाता है। लोकल एरिया नेटवर्क। ऐसे नेटवर्कों के लिए कंप्यूटर एक सीमित क्षेत्र में स्थित होते हैं। यह क्षेत्र लगभग 1 किलोमीटर की सीमा में होना चाहिए, जैसे कोई बड़ी बिल्डिंग या उनका एक समूह। इससे जुड़े कंप्यूटर इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क को लेन भी कहते हैं। दूसरा पार्ट क्या है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जिसे मेन कहते हैं। जब बहुत सारे लोकल एरिया नेटवर्क अर्थात लेन किसी नगर या शहर के अंदर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं तो इस प्रकार के नेटवर्क को मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहा जाता है। तीसरा है वाइड एरिया नेटवर्क, या इसे वेन कहते हैं। वेन से जुड़े हुए कंप्यूटर तथा उपकरण एक दूसरे से हजारों किलोमीटर की भौगोलिक दूरी पर भी स्थित हो सकते हैं। इनका कार्य क्षेत्र कई महाद्वीपों तक फैला हो सकता है, जैसे टेलीफोन लाइन। चौथा है पर्सनल एरिया नेटवर्क। यह बहुत छोटी दूरी के लिए उपयोग होने वाला नेटवर्क है, जिसकी क्षमता कम दूरी पर उपस्थित 1 या 2 व्यक्ति तक होती है, जैसे ब्लूटूथ, वायरलेस यूएसबी आदि। पांचवा है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, जिसे वीपीएन भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। पर्सनल एरिया नेटवर्क को पेन कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क वीपीएन यह एक प्रकार का नेटवर्क है जो किसी प्राइवेट नेटवर्क जैसे कि किसी कंपनी के आंतरिक नेटवर्क से जुड़ने के लिए इंटरनेट का प्रयोग करके बनाया जाता है। नेटवर्क टोपोलॉजी। कंप्यूटर नेटवर्क से कंप्यूटर को आपस में जोड़ने के तरीके को टोपोलॉजी कहते हैं। इसी टोपोलॉजी के प्रत्येक कंप्यूटर नोड का लिंक स्टेशन कहलाते हैं। इसके द्वारा विभिन्न कंप्यूटर एक दूसरे से परस्पर संपर्क स्थापित कर सकते हैं। नेटवर्क टोपोलॉजी निम्न प्रकार की होती है। बस टोपोलॉजी। इस टोपोलॉजी में सभी डिवाइसेस हैं या नोड्स एक लंबी केबल से जुड़े होती हैं, जिसे ट्रांसमिशन लाइन कहते हैं। बस टोपोलॉजी से सभी नोड्स किसी एक स्टेशन द्वारा संचारित डाटा को ग्रहण कर सकते हैं, इसलिए इसे ब्रॉडकास्ट नेटवर्क भी कहते हैं। दूसरा है स्टार टोपोलॉजी। इस टोपोलॉजी के अंतर्गत एक होस्ट कंप्यूटर होता है जिससे विभिन्न नोड को सीधे जोड़ा जाता है। यह होस्ट कंप्यूटर हब कहलाता है। स्टार टोपोलॉजी में n नोड की जोड़ने के लिए n-1 संचार लाइनों की आवश्यकता होती है। तीसरा है रिंग टोपोलॉजी। इस टोपोलॉजी में सभी कंप्यूटर एक गोलाकार आकृति के रूप में केबल द्वारा जुड़े होते हैं। प्रत्येक कंप्यूटर अपने अधीनस्थ कंप्यूटर से जुड़ा होता है। चौथा है मेश टोपोलॉजी। इस टोपोलॉजी का प्रत्येक कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़े अन्य सभी कंप्यूटर से सीधे जुड़ा होता है। पांचवा है ट्री टोपोलॉजी। इस टोपोलॉजी में एक नोड से दूसरी नोड तथा दूसरी नोड से तीसरी नोड किसी पेड़ की शाखाओं की तरह जुड़ी होती हैं। यह बस टोपोलॉजी एवं स्टार टोपोलॉजी का मिश्रण है। अब हम पढ़ेंगे संचार या कम्युनिकेशन। अंग्रेजी शब्द कम्युनिकेशन की उत्पत्ति कम्युनिस और कम्युनिकेयर से हुई है, जिसका अर्थ है सूचनाओं का आदान प्रदान करना। संचार मीडिया। कम्युनिकेशन मीडिया किसी कंप्यूटर के टर्मिनल या किसी टर्मिनल से कंप्यूटर तक डाटा के संचार के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। इस माध्यम को कम्युनिकेशन लाइन
या डाटा लिंक कहते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं। पहला है गाइडेड मीडिया या वायर्ड तकनीक। इस मीडिया में डाटा सिग्नल तारों के माध्यम से प्रवाहित होते हैं। ये तार कॉपर, टीन या सिल्वर से बने रहते हैं। उदाहरण ईथरनेट केबल या ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल आदि। दूसरा है अनगाइडेड मीडिया या वायरलेस तकनीक। इस मीडिया में डाटा का प्रवाह बिना तारों वाले संचार माध्यमों के द्वारा होता है। इस मीडिया में डाटा का प्रवाह तरंगों के माध्यम से होता है। उदाहरण रेडियो वेव ट्रांसमिशन, माइक्रोवेव ट्रांसमिशन, इंफ्रारेड वेव ट्रांसमिशन, सैटेलाइट संचार आदि। नोट: इंटरैक्टिव संचार या अन्योन्य संप्रेषण विचारों का आदान प्रदान है, जहां कंप्यूटर टेलीशॉपिंग, इंटरनेट और मोबाइल टेलीफोनी के माध्यम से सूचना को संप्रेषित करता है। यह जानकारी का एक गतिशील टू वे प्रवाह है। इंटरनेट, इसका पूरा नाम इंटरनेशनल नेटवर्क है, जिसे वर्ष 1950 में विंडकर्फ ने शुरू किया, जिन्हें इंटरनेट का पिता कहा जाता है। इंटरनेट नेटवर्कों का नेटवर्क है जिसमें लाखों निजी व सार्वजनिक लोकल में ग्लोबल स्कोप वाले नेटवर्क होते हैं। सामान्यतः नेटवर्क दो या दो से अधिक कंप्यूटर सिस्टमों को आपस में जोड़कर बनाया गया एक समूह है। इंटरनेट का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट। वर्ष 1969 में लॉस एंजलिस में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया तथा यूनिवर्सिटी ऑफ यूटा अर्पानेट की शुरुआत के रूप में जुड़े। अर्पानेट एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क इसका फुल फॉर्म है। इस परियोजना का मुख्य लक्ष्य विभिन्न विश्वविद्यालयों तथा अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के कंप्यूटर को आपस में जोड़ना था। मध्य 80 के दशक में एक और संघीय एजेंसी राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन ने एक नया उच्च क्षमता वाला नेटवर्क NSFNet बनाया, जो अर्पानेट से अधिक सक्षम था। NSFNet में केवल यही कमी थी कि यह अपने नेटवर्क पर केवल शैक्षिक अनुसंधान की अनुमति देता था, किसी भी प्रकार के निजी व्यापार की अनुमति नहीं देता था। इसी कारण निजी संगठनों तथा लोगों ने अपने स्वयं के नेटवर्क का निर्माण करना शुरू कर दिया, जिसने बाद में अर्पानेट तथा NSFNet से जुड़कर इंटरनेट का निर्माण किया। वर्ष 1988 में फिनलैंड के जाक्रो ओकेरिनेन ने इंटरनेट चैटिंग का विकास किया। वर्ष 1995 में प्रारंभिक व्यावसायिक साइट को इंटरनेट पर लॉन्च किया। वर्ष 1999 में ई-कॉमर्स की अवधारणा अत्यंत तेज़ी से फैली, जिसमें इंटरनेट के द्वारा खरीद लोकप्रिय हो गई। वर्ष 2003 में न्यूजीलैंड में NIUE द्वारा इंटरनेट में देशव्यापी वायरलेस एक्सेस प्रणाली का प्रयोग आरंभ किया गया। इंटरनेट कनेक्शन के प्रकार। इंटरनेट एक्सेस के लिए कुछ इंटरनेट कनेक्शन निम्न प्रकार हैं। पहला है डायल अप कनेक्शन। डायल अप पूर्व उपस्थित टेलीफोन लाइन की सहायता से इंटरनेट से जुड़ने का एक माध्यम है। दूसरा है ब्रॉडबैंड कनेक्शन। ब्रॉडबैंड का प्रयोग हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस के लिए किया जाता है। यह इंटरनेट से जुड़ने के लिए टेलीफोन लाइन का प्रयोग करता है। डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, केबल मॉडेम, फाइबर ऑप्टिक, ब्रॉडबैंड ओवर पावर लाइन आदि ब्रॉडबैंड कनेक्शन हैं। इस कनेक्शन के लिए मॉडेम, हब, ब्रिज, राउटर एवं गेटवे की आवश्यकता होती है। तीसरा है वायरलेस कनेक्शन। इस प्रकार के कनेक्शन में केबल या मॉडेम इत्यादि की आवश्यकता नहीं होती। वाईफाई, वाईमैक्स, मोबाइल वायरलेस ब्रॉडबैंड सर्विसेज, सैटेलाइट आदि कुछ वायरलेस कनेक्शन हैं। इंटरकनेक्टिंग प्रोटोकॉल्स। प्रोटोकॉल नियमों का वह सेट है जो डाटा कम्युनिकेशन की देखरेख करता है। कुछ प्रोटोकॉल्स निम्न प्रकार हैं। पहला है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल। कनेक्टिविटी प्रदान करता है ये, जिसमें डाटा के फॉर्मेटिंग, एड्रेसिंग, संचरण के रूट्स और
इसे प्राप्त करने की विधि इत्यादि सम्मिलित हैं। टीसीपी संदेश को प्रेषक के पास की पैकेटों के एक सेट में बदल देता है, जिसे प्राप्तकर्ता के पास पुनः इकट्ठा कर संदेश को वापस प्राप्त कर लिया जाता है। टीसीपी का फुल फॉर्म ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है और आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल इंटरनेट पर प्रत्येक होस्ट कंप्यूटर का एक अन्य आईपी एड्रेस होता है। यह विभिन्न कंप्यूटर नेटवर्क स्थापित करने, आपस में संचार करने की अनुमति प्रदान करता है। दूसरा है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इस प्रकार के प्रोटोकॉल के द्वारा इंटरनेट उपयोगकर्ता अपने कंप्यूटर के फाइलों को विभिन्न वेबसाइटों पर अपलोड कर सकते हैं या वेबसाइट से अपनी पीसी में डाउनलोड कर सकते हैं। तीसरा है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। यह इस बात को सुनिश्चित करता है कि संदेशों को किस प्रकार और किस फॉर्मेट पर संचारित किया जाता है। HTTP एक टेक्स्टलेस प्रोटोकॉल है क्योंकि इसमें प्रत्येक निर्देश स्वतंत्र होकर क्रियान्वित होते हैं। चौथा है टेलनेट प्रोटोकॉल। टेलनेट सेशन वैध यूज़रनेम तथा पासवर्ड को प्रविष्ट करने पर शुरू हो जाता है। यह एक नेटवर्क प्रोटोकॉल है जिसमें वर्चुअल कनेक्शन का प्रयोग करके द्विदिशीय टेक्स्ट ओरिएंटेड कम्युनिकेशन को लोकल एरिया नेटवर्क पर प्रदान किया जाता है। पांचवा है यूजरनेट प्रोटोकॉल। इसके अंतर्गत कोई केंद्रीय सर्वर या एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होता है। इस सेवा के अंतर्गत इंटरनेट उपयोगकर्ताओं का एक समूह किसी भी विशेष विषय पर अपने विचार, सलाह आदि का आपस में आदान प्रदान कर सकते हैं। इंट्रानेट एक संगठन के अंतर्गत निजी कंप्यूटर नेटवर्कों का समूह इंट्रानेट कहलाता है। इंट्रानेट के द्वारा कोई संस्था अपनी सूचनाओं का अपने कर्मचारियों के मध्य सुरक्षित रूप से आदान प्रदान कर सकती है। इसमें इंटरनेट प्रोटोकॉल तकनीक की मदद से किसी निजी कंपनी में मौजूद सभी कंप्यूटर को एक दूसरे के साथ जोड़ा जा सकता है। यह मुख्य रूप से लोकल एरिया नेटवर्क से मिलकर बना होता है, अर्थात लेन से मिलकर बना होता है। इंटरनेट डाटा साझा करने की क्षमता तथा संगठन के कर्मचारी के समग्र ज्ञान को बेहतर बनाने के लिए नेटवर्क प्रौद्योगिकी के प्रयोग द्वारा व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूह के बीच संचार की सुविधा को आसान करता है। एक्स्ट्रानेट यह निजी नेटवर्क है जो सुरक्षित रूप से विक्रेताओं, भागीदारों, ग्राहकों या अन्य व्यवसायों के साथ व्यापार की जानकारी साझा करने के लिए इंटरनेट प्रौद्योगिकी तथा सार्वजनिक दूरसंचार प्रणाली का उपयोग करता है। हमने यूजरनेट प्रोटोकॉल पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे छठवां सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। यह टीसीपी और आईपी नेटवर्क पर ईमेल सेवाओं के लिए मानक प्रोटोकॉल है। यह ईमेल संदेशों को भेजने और प्राप्त करने की क्षमता रखता है। सातवां है पावर पॉइंट टू पावर पॉइंट प्रोटोकॉल। यह एक डायल अकाउंट है जिसमें कंप्यूटर को इंटरनेट पर सीधे जोड़ा जाता है। इस प्रकार कनेक्शन में एक मॉडेम की आवश्यकता होती है। आठवां है वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। यह प्रोटोकॉल वेब ब्राउज़र को सेवाएं प्रदान करता है। वेब ब्राउज़र मोबाइल डिवाइसों में प्रयोग होने वाला ब्राउज़र है। नौवां है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। यह आईपी नेटवर्क पर ध्वनि संचार का वितरण करने में प्रयोग होती है, जैसे आईपी कॉल्स। 10वां है मल्टीपर्पस इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। यह मूल इंटरनेट ईमेल प्रोटोकॉल का एक विस्तार है जो ईमेल की सीमित क्षमताओं का विस्तार करता है और विशेष रूप से डॉक्यूमेंट एक मैसेज में डाला जाता है। मल्टीपल इंटरनेट मेल एक्सटेंशन का शॉर्ट फॉर्म MIME होता है। अब हम पढ़ेंगे इंटरनेट संबंधी घटक।